सुपर पावर अमेरिका पूरी ताकत से हमले कर रहा है, लेकिन तेहरान अभी भी खड़ा है। सुप्रीम ढांचे को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन अमेरिका उसे ढहा नहीं पाया। और इसके पीछे दिमाग किसका है? कालीबाफ, वन मैन आर्मी। पूरा नाम है मोहम्मद बाकर कालीबाफ, जो ईरानी संसद के स्पीकर हैं, जो फिलहाल नजर आते हैं एक पुल के तौर पर ईरान और अमेरिका के बीच। लेकिन उनकी बुनियाद से लेकर उनके निर्माण तक की प्रक्रिया ऐसी रही है कि जब जंग की सूरत पैदा हुई तो कालीबाफ बन गए ईरान के स्ट्रेटेजिक कमांडर। द जेरूसलम पोस्ट का दावा है कि कालीबाफ ही वो शख्स हैं जो 2026 के इस भयंकर युद्ध में ईरान की रणनीति को चला रहे हैं। आज मोहम्मद बाकर कालीबाफ एक डिप्लोमैट की तरह दिखते हैं। पिछले 20 सालों से उन्होंने यही चोला पहना हुआ है। विदेश में बात करने के लिए ईरान की ओर से सबसे बड़े चेहरों में कालीबाफ शामिल हैं, लेकिन उनकी जहनियत ऐसी है कि उन्होंने 19 साल की उम्र से ही अमेरिका से ऐसी ही जंग लड़ने की तैयारी की है। शुरुआत ही की बासीज फोर्सेस के कमांडर के तौर पर, जो बाद में IRGC के एयरफोर्स के कमांडर बने और आज की तारीख में ईरान की मिलिट्री काउंसिल के सदस्य हैं। भले ही ईरान के सुप्रीम ढांचे में मोहम्मद बाकर कालीबाफ का ओहदा तीसरे नंबर पर आता है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई, उनके बाद IRGC के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी और उनके बाद आते हैं मोहम्मद बाकर कालीबाफ, जो राजनीतिक फैसले भी ले रहे हैं और मिलिट्री से जुड़े फैसले भी। एक साल पहले ही यह तय हो चुका था जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। अमेरिका ने ईरान पर ऐसा डायरेक्ट अटैक इससे पहले कभी नहीं किया था और उसी समय से ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ को 2 तरह की जिम्मेदारी दी गई। एक ईरान की रक्षा के लिए सैन्य फैसले लेने की और आगे की रणनीति बनाने का भी अधिकार, साथ ही कूटनीतिक मोर्चे पर ईरान की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा, जो कि बातचीत के दौरान समझौते कर सके और जिस दुश्मन को मैदाने जंग में ना झुका सके उसे बातचीत की मेज पर झुका सके। ईरान बा सुरअत बीशतरी में पीछ ख़वाहद रफ्त। और कालीबाफ ने जाल बुनना शुरू कर दिया। अमेरिका सोच रहा था कि वो ईरान के लिए जाल बुन रहा है और ईरान ने जिनेवा में बातचीत में फंसाकर तेहरान पर सरप्राइज अटैक किया और अली खामनेई समेत IRGC के कमांडरों को मार डाला। तेहरान में यह अटैक सरप्राइजिंग था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मोहम्मद बाकर कालीबाफ को अंदाजा नहीं था कि अमेरिका अटैक कर सकता है। 25 सालों तक वो एक मिलिट्री कमांडर रहे और उसके बाद जब पॉलिटिक्स में कदम रखा तब भी ईरान की रक्षा के लिए कूटनीति तय करने वाले कमांडर भी वही थे और उन्हें पता था कि अमेरिका और इजराइल जाल बुन रहे हैं। कालीबाफ अमेरिका और इजराइल के अटैक को टाल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने वो जाल बुन रखा था जिससे अमेरिका आए तो सही लेकिन निकल ना सके। Maybe Mr. Trump can start a war, but he doesn't have control over the end. जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही कालीबाफ को लगने लगा था कि तेहरान में खामनेई शासन को गिराने के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है और उन्होंने इसकी तैयारी कर रखी थी और तभी ऐलान कर दिया था कि ट्रम्प चाहें तो जंग की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उस जंग की कमान ईरान के पास होगी, अमेरिका के पास नहीं। यानी शुरुआत जंग की अमेरिका करेगा, लेकिन उसे अंजाम तक ईरान पहुंचाएगा। Maybe Mr. Trump can start a war, but he doesn't have control over the end. यानी आज जो हालात हैं उसे पहले ही मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने देख लिया था। कालीबाफ की रणनीति और कूटनीति का ही यह नतीजा है कि आज ईरान को अमेरिका के सामने झुकना नहीं पड़ रहा है। जंग शुरू करने वाले डोनाल्ड ट्रंप मजबूर नजर आते हैं। अमेरिका जंग खत्म करने के लिए बेताब दिखाई देता है। ईरान चुनौती दे रहा है कि वो महीनों जंग लड़ सकता है।
तेहरान ऐलान कर रहा है कि शर्तें एक तरफा नहीं हो सकती। आज बातचीत की मेज पर ईरान का पलड़ा ज्यादा भारी दिखता है। अली खामनेई की मौत के बाद मुस्तफा खामनेई सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं। हुसैन सलामी और मोहम्मद पाकपौर के मारे जाने के बाद अहमद वाहिदी IRGC के कमांडर इन चीफ बनाए गए हैं। लेकिन फिलहाल ये साफ दिख रहा है कि ईरान की स्ट्रेटेजिक कमांड मोहम्मद बाकर कालिबाफ के हाथों में है। कालिबाफ ने एक किला तैयार किया है जिसमें सैन्य ताकत की फौलाद के साथ भी शामिल है सरकार के सिस्टम की कंक्रीट, जिसके आगे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी बार बार झुकना पड़ रहा है। कालिबाफ ने 1997 से 2000 तक IRGC के एयरफोर्स की कमान संभाली थी। उन्हें पता था कि आमने सामने की जंग में अमेरिका से मुकाबला नहीं किया जा सकता, लिहाजा रणनीति गुरिल्ला वाली लेकिन आधुनिक होनी चाहिए थे। जो देखने को मिला जंग के वक्त, वॉल स्ट्रीट जर्नल और ईरान इंटरनेशनल के रिपोर्ट्स के मुताबिक कालिबाफ ने ऐलान कर दिया कि अगर बम गिरेंगे तो हम दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें रोक देंगे, और हॉर्मुज स्ट्रेट को सील कर दिया गया। हॉर्मुज के बंद होने से पहले ही अमेरिका ने शातिर चाल चली। अली खामनेई के शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तेहरान के कुछ चेहरों के सामने चारा फेंका गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका तेहरान में नई सरकार बनाने के लिए मोहम्मद बाकर कालिबाफ को ऑफर दे चुका था। But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. You know, it's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the supreme leader? No, not the supreme leader. ट्रंप क्या कहना चाहते थे ये तो साफ नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि ईरान के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे को टारगेट किया जा रहा था। दुनिया के सामने अपनी इमेज बचाने के लिए ट्रंप दावे कर रहे थे कि वो बहुत जल्द ईरान को खत्म कर देंगे और उनके पास एक ग्रेट डील आने वाली है। लेकिन हकीकत में ट्रंप कालिबाफ के बिछाए जाल में फंस चुके थे। محکم این کار رو دنبال می‌کردیم. امروز هم محکمیم. یعنی ما امروز هر لحظه در لحظه اگر دشمن خطایی بکنه و اقدامی انجام بده، چون ما به دشمن هیچ اعتمادی نداریم. अमेरिका ने कभी नहीं सोचा था कि ईरान इस तरह से अरब मुल्कों पर हमला करने लगेगा और अमेरिकी सुरक्षा चक्र को ही भेद देगा। अमेरिका ने इसके लिए 2025 में एक टेस्ट किया था। ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया और ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया था। – 2025 के उस हमले के बाद दोनों तरफ तैयारियां की गई। अमेरिका ने जहां समंदर में अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया था, तो वहीं ईरान ने रणनीति बनाई कि कैसे अमेरिका को अंधा करना है। अमेरिका ने ईरान के आसपास अपनी फोर्सेस को बढ़ाना शुरू कर दिया। ईरान ने उन मिसाइलों को, ड्रोन को तैयार किया जो बिना नजर आए हमले को अंजाम दे सकते हैं। अमेरिका ने पैट्रियट और थर्ड डिफेंस सिस्टम तैनात किए, तो ईरान ने अपने सैटेलाइट के साथ इंटेलिजेंस को भी मजबूत किया, जिसके दम पर अमेरिका के उन हथियारों को निशाना बनाया जा सके जिस पर उन्हें बहुत ज्यादा घमंड था। We are waiting, we are ready to face you. Come and see how all your assets in the region will be destroyed. Come and see what will happen to American bases, ships, and forces. पहला हमला किया अमेरिका ने, लेकिन कालिबाफ ने सही में वो जाल तैयार कर रखा था जिससे अब अमेरिका के लिए निकलना मुश्किल हो गया। उस जाल को देखिए। ईरान ने अमेरिका के बाहुबली हथियारों और मिलिट्री इक्विपमेंट्स पर सटीक निशाना लगाया। इजराइल के 7 लेयर के रक्षा कवच को भेद डाला। हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों की ऐसी दहशत पैदा की
कि अमेरिकी नौसैनिक जहाजों को ओमान की खाड़ी से आखिरकार भागना पड़ा। F-35, F-15E, MQ-9 को भी मार गिराया। हार्ड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। ईरान के शाहिद ड्रोन ने तो खलबल ही मचा कर रख दी। अरब मुल्कों में शाहिद ड्रोन दहशत बन गए। हॉर्मुज़ बंद हुआ तो कुछ ही दिनों में अमेरिका सीज फायर की बात करने लगा और पाकिस्तान में बातचीत तक करने के लिए पहुंच गया। कालीबाफ के शैडो कंट्रोल ने अमेरिका को बता दिया कि वो अपने किसी मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। ना तो अमेरिका रजीम चेंज कर पाया, ना ही ईरान की नौसैनिक, हवाई और सेना की ताकत को खत्म कर पाया, ना ही ईरान से यूरेनियम हासिल करने में कामयाब हुआ और ना ही उनके मिसाइल कार्यक्रम को खत्म कर पाया, ना ही ईरान को दुनिया की नजर में विलन साबित कर पाया, बल्कि खुद अमेरिका की छवि खराब होने लगी। यानी कालीबाफ की रणनीति काम कर रही थी और अमेरिका ऐसे जाल में फंस गया कि छटपटाना मजबूरी थी, निकलना मुश्किल। They have no navy, they have no air force, they have no leaders, they have no nothing. Iran wants to make a deal, and we're dealing very nicely with them. And we're not finished. We'll see what happens. Just no firing, ceasefire, no more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them. ट्रंप सिर्फ धमकियां देते रहे, जबकि मोहम्मद बाकर कालीबाफ की कही हर एक बात सच साबित होती जा रही थी। इस्लामाबाद में अमेरिकी डेलीगेशन के साथ हुई बातचीत के बाद सीज फायर तो हुआ, लेकिन लेबनान में इजराइल ने अपने हमले जारी रखे। ईरान की ओर से कालीबाफ ने फिर मोर्चा खोल दिया और अमेरिका को आखिरकार झुकना पड़ा। हिजबुल्लाह पर हमले रुक गए। अमेरिका यूरेनियम ले जाने की बात करने लगा तो ईरान ने कह दिया ऐसा नहीं होगा। हॉर्मुज़ बंद था तो अमेरिकी नेवी ने डेरा डाल दिया और बात फंसने लगी और सीज फायर की तारीख खत्म होने लगी। लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा और कालीबाफ ने साफ कर दिया कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चाहिए। اگر امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره، ما کنترل تنگه دست ماست. الان اینا 2 روز 3 روز آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی. خب اگر اینجا تنگه هست، ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوان برن همه برن، ما نریم، مگه یه امکان پذیره؟ این هم اشتباه رو اشتباه। अमेरिका ने नाकाबंदी की घोषणा कर दी। ये एक भद्दा और नासमझी भरा फैसला है। दूसरे देश तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरते हैं, लेकिन हम नहीं। ये नामुमकिन है। मैंने अमेरिकी डेलीगेशन से साफ कह दिया है कि अगर उनका माइन स्वीपर अपनी जगह से 1 इंच भी आगे बढ़ा तो हम यकीनन गोली चला देंगे। ट्रंप समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अब क्या करें। अमेरिकी मीडिया के सामने और सोशल मीडिया पर चिल्ला रहे थे कि वो ईरान के पुर्जे उड़ा देंगे, पूरी तरह से उसे तबाह कर देंगे। लेकिन हर बार ईरान की ओर से एक यूनिफाइड प्रपोजल की दुहाई देकर चुपचाप सीज फायर बढ़ाते रहे। ये कालीबाफ की रणनीति की सबसे बड़ी जीत थी। कालीबाफ के 2 चेहरे हैं और ये उसी की जीत थी। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार वाहिदी और उनका गुट लगातार ये शोर मचा रहा था कि अमेरिका से कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन कालीबाफ का गेम अलग था। दिमाग से फंसाए रखो और मिलिट्री पावर मजबूत करने के साथ ऐसे तगड़े जवाब देते रहो कि नेगोशिएशन की टेबल पर तेहरान वॉशिंगटन के सामने एक बराबर की पावर के रूप में बैठे, जिसकी सुनी जाए सुनाया ना जाए। यही वो समय था जिसके लिए कालीबाफ को तैयार किया गया था। कुर्दिश पिता और पर्शियन मां के इस बेटे ने शुरुआत से ही अपनी जिंदगी अपनी कौम के नाम कर दी थी। आज जो ईरान सरेंडर करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, उसके पीछे ऐसी ही सोच है जिसके लिए सरेंडर करना किसी जोर जबरदस्ती के आगे सिर झुकाने से बड़ा गुनाह कुछ भी नहीं। इसीलिए मोहम्मद बाकर कालीबाफ सिर कटाने को तैयार हैं, लेकिन झुकने को बिल्कुल नहीं।
بزرگانم بدون شک هیچ توفیقی برای من جز شهادت نیست. بدونید امروز چه کاغذهای مذاکره چه کاغذ نقشه میدان جنگ هر دو برای من یکیه. هم جانم را آماده‌ام بدم، هم آبرومو در اینجا بدم، هم حاضرم خون بدیم، هم حاضرم خون دل بدم. समझिए कि कालीबाफ की ट्रेनिंग आखिर कहां हुई। 1979 जबकि इस्लामिक क्रांति की जीत हुई और ईरान में तख्ता पलट हुआ, अयातुल्ला खुमैनी के हाथों में कमान आई। कालीबाफ उस इस्लामिक क्रांति में खुमैनी के एक वफादार कमांडर थे जिनकी मिलिट्री और राजनीतिक दोनों समझ इतनी बेहतरीन थी कि महज 19 साल की उम्र में खुमैनी ने उन्हें बासीज का कमांडर बना दिया था। چند سالتونه؟ 43 سال. 43 سال؟ بله. پیر شدیم؟ نه آخه نمیدونم آقا، ما سردارا بود تیم حالا جنرالایی که تو کشور دیگه میبینیم معمولا مسن‌تر از این قضیه. ما روزی که خرمشهر شما بودیم 19 سالم بود. شوخی میکنین؟ نه خیر. وقت چی بودین؟ بسیج بودین؟ چی سرباز؟ بسیجی که ایشالله حتما بودیم. نه حالا یعنی منظورم تو به هر حال توی گروهی بودید پاسخ؟ بله نه خیر، من فرمانده بودم موقع. من 20 سالتون بود؟ بله 20 سالم بود. بله من 20 سالگی فرمانده، من 19 سالگی فرمانده تیپ امام رضا بودم، 20 سالگی موقع آزادسازی خرمشهر فرمانده لشکر نصر بودیم. فرمانده لشکر؟ بله. कालीबाफ के भीतर वही सोच मौजूद है जिस सोच पर इस्लामिक क्रांति हुई, शिया मुस्लिम की हुसैन को मानने वाली सोच। इस्लामिक इतिहास में करबला की जंग हक यानी सच्चाई और बातिल यानी झूठ की सबसे बड़ी मिसाल है। इमाम हुसैन ने जालिम यजीद की विशाल फौज के सामने सर झुकाने से बेहतर कट जाना पसंद किया था। इसी सोच पर IRGC खड़ी हुई और साथ में इसी सोच के साथ ईरान के अंदर बासीज फोर्सेस और ईरान के आसपास खड़ी की गई एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की प्रॉक्सी फोर्सेस, जो सुप्रीम गद्दी और उस सोच की रक्षा करती है और उसे प्रसारित भी करती है। जाहिर है सोच को मारना सबसे मुश्किल काम है। बमों से इमारतें तबाह की जा सकती हैं, लाशें बिछाई जा सकती है, लेकिन सोच से जुनून को नहीं मारा जा सकता। मोहम्मद बकर कालीबाफ और ईरान का शिया समाज खुद को करबला के मैदान में खड़ा इमाम हुसैन मानता है और उनके सामने खड़े अमेरिका और इजराइल को आज के दौर का यजीद। कालीबाफ का सीधा फलसफा है, हम कट सकते हैं, हम मिट सकते हैं, लेकिन हम जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं। IRGC की कुड्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी, जिन्हें साल 2020 में इराक में अमेरिकी ड्रोन हमले में मार दिया गया था, उन्होंने खुमैनी और खामनेई के उस मास्टर प्लान को अंजाम दिया और तय किया कि अगर दुश्मन सरहदों पर मजबूत है तो जंग को दुश्मन के घर तक ले जाओ। IRGC ने अरबों डॉलर का फंड लगा करके लेबनान, यमन, इराक और फिलिस्तीन में अपने लड़ाकों और प्रॉक्सी का एक ऐसा भयंकर नेटवर्क तैयार किया जिसे आज दुनिया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जानती है। आज कालीबाफ इसी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल को झुकाने के लिए। ईरान की आवाम के पास खाने की कमी थी, नौकरी नहीं थी, महंगाई चरम पर, लेकिन ईरान ने मिसाइल्स बनाई, ड्रोन बनाए, परमाणु बम बनाने की जुगत में लगा रहा। अमेरिका से प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगता रहा, लेकिन ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम अपने मकसद से हिला नहीं। और IRGC ने भी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को फंडिंग की ताकि जब यजीद हावी होने लगे तब लड़ने के लिए तैयारी पूरी हो। यह कालीबाफ की तैयारी थी जो आज भी कह रहे हैं, कष्ट सह लो, दर्द और खून को बर्दाश्त कर लो, क्योंकि झुकना नहीं है और अपनी सभ्यता को भी बचाना है। जब अमेरिका के साथ सीज फायर की मियाद को आगे बढ़ाने की बातें चल रही थी, जब पाकिस्तान में दोबारा मीटिंग करने की बातें चल रही थी,
तब मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने स्टैंड ले लिया कि बात तब तक नहीं होगी जब तक अमेरिका अपनी शर्तों को नहीं मान लेगा और हॉर्मुज स्ट्रेट के सामने से अपनी नेवी की नाकेबंदी को खत्म नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, तेहरान की सड़कों पर IRGC ने अपनी सबसे खौफनाक मिसाइल खुर्रम शहर 4 लोगों की भीड़ में उतार दी। फतह मिसाइल की भी परेड निकाली और कट्टरपंथी समर्थकों ने तो नारे लगाए, है हाथ में नाल जल्ला, यानी हम अपमान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये तेहरान का ऐलान है, पीछे ना हटने का ऐलान है। इमाम हुसैन की यजीद से जंग वाली ये सोच बहुत बड़ी तादाद में ईरानी आवाम को आखिरी हद तक मरने मारने के लिए खड़ा कर देती है। संसद के स्पीकर के तौर पर कालिबाफ ने नेटो और यूरोपियन यूनियन की सेनाओं को आतंकी संगठन घोषित कर दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह उन्होंने IRGC को आतंकी संगठन करार दे दिया है। साथ ही कालिबाफ की अगुवाई में ईरानी सांसदों ने IRGC की वर्दी पहनकर संसद में अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे तक लगाए थे। वक्त भले ही तय नहीं था, लेकिन जगह तय थी और ये जंग तय थी। कालिबाफ को ईरान की सुप्रीम लीडरशिप ने इसीलिए दो धारी तलवार की तरह तैयार किया। एक वो जो कूटनीति से टाइम बाय करता है और डिफेंस तैयार करता है, और दूसरा जो हर सैन्य रणनीति का माहिर है, बासीज से लेकर नस्र तक और खत्म अल अंबिया तक। राजनीति में PhD करने वाले कालिबाफ को सारे दांव पेच आते हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आने के साथ ही इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ईरान की नस नस में समाने लगा और इस मुहिम में भी मोहम्मद बाकर कालिबाफ को लीड पोजीशन दी गई। साल 1994 में कालिबाफ को IRGC के खातम अल अंबिया कंस्ट्रक्शन हेडक्वार्टर का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। ये वो पल था जब कालिबाफ ने IRGC को मिलिट्री बेस से निकालकर ईरान के सबसे बड़े इकोनॉमिक माफिया में बदल दिया। उसने देश के तमाम बड़े टेंडर, रेलवे लाइनें और डैम के प्रोजेक्ट IRGC के हवाले कर दिए। लेकिन कालिबाफ को यही नहीं ठहरना था। साल 1997 से 2000 तक कालिबाफ IRGC की एयरफोर्स, जो कि अब एरो स्पेस फोर्स कहलाती है, उसके कमांडर बनाए गए। तब ईरान की वायुसेना कबाड़ हो चुकी थी। द स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट रिपोर्ट का दावा है कि कालिबाफ ने ही ईरान की युद्ध नीति को पूरी तरह से मिसाइलों और ड्रोन्स की तरफ मोड़ा, जिसकी वजह से आगे चलकर ईरान ने घातक ड्रोन्स की फैक्ट्री लगाई, हजारों मिसाइलों का अंडरग्राउंड भंडार तैयार किया। कालिबाफ ने अपने सबसे वफादार और करीबी दोस्त अमीर अली हाजीजादेह को एरोस्पेस फोर्स का प्रमुख बनवाया था। हाजीजादेह की मौत के बाद भी इस खूंखार विंग का रिमोट कंट्रोल कालिबाफ की ही जेब में था, जिसने जंग में अमेरिका और इजराइल को कड़ी टक्कर दी। अमेरिका ने कोशिश की, लेकिन ग्रेनाइट के पहाड़ों के नीचे बने मिसाइल और ड्रोन सिटी अभी भी कायम हैं, जो ईरान के लिए फिलहाल न्यूक्लियर शील्ड का काम कर रहे हैं। सैन्य ताकत बढ़ाने के साथ साथ कालिबाफ ने तेहरान मॉडल भी तैयार किया है। वो मॉडल जिसके जरिए कालिबाफ सुप्रीम कमांड के आसपास मौजूद रहे और एक जाल तैयार करते रहे। 2005 में वो राजनीति में घुसे और तेहरान के मेयर बने। 2005 से 2017 तक कालिबाफ तेहरान के मेयर रहे। ईरान के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारी दफ्तरों में IRGC के पूर्व और वफादार अफसरों को घुसाया। डेवलपमेंट के नाम पर अरबों डॉलर का नेटवर्क खड़ा करके IRGC की फंडिंग जारी रखी, जिसे IRGC ने मिसाइलों और ड्रोन बनाने में खर्च किया।
एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में दावा किया गया कि कालीबाफ ने तेहरान म्युनिसिपैलिटी के 13 ट्रिलियन तोमान यानी कि करीब 3 अरब डॉलर का गबन करके उसे IRGC से जुड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में लगा दिया। मकसद एक ही था, ईरान की कट्टरपंथी हुकूमत कभी गिरनी नहीं चाहिए। कालीबाफ ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिससे सड़कों, पुलों, म्युनिसिपैलिटी और संसद के हर एक कमरे में IRGC पहुंच गई। राजनीति में घुस चुके कालीबाफ ने आगे चलकर राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा, लेकिन कालीबाफ को जीत नहीं मिली। फिर सत्ता के शीर्ष के दूसरे सबसे ताकतवर दरवाजे को तोड़ा। 2020 में ईरान की संसद यानी मजलिस के स्पीकर बन गए और यहां आते ही कालीबाफ ने नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर तेहरान मॉडल को लागू किया। ईरानी संसद भी IRGC का एक्सटेंशन बन गई। मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने ईरान को एक ऐसे चक्रव्यूह में बदल दिया है जिसका डिजाइनर भी वो खुद हैं और उसके सबसे खूंखार पहरेदार भी।